अब हम आते हैं आगे रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स पे। हेलो एल्केन्स के तो रिएक्शंस हमने कवर कर लिए। रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स ये लास्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे। सबसे पहले रिएक्शन जो है, दिस इज NaS रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। कैसे न्यूक्लियोफिलिक? क्योंकि OH माइनस यहाँ पे Cl को सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक है। एरोमेटिक क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन हो रही है एंड सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ओवरऑल, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मैकेनिज्म रिएक्शन की, क्योंकि एनसीईआरटी में भी मैकेनिज्म गिवन है, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। दो स्टेप की रिएक्शन है, सबसे पहले एडिशन होता है। नेक्स्ट पेज पे ही हम लिख लेते हैं। वैसे ये एक इंपॉर्टेंट चीज और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये जो रिएक्शन है, अगर यहाँ पे ये NO2 प्रेजेंट नहीं रहता, सिंपली अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन रहती और सेम कंडीशंस हम यूज करते जो कि कंडीशन वहां पे यूज किया हुआ है NaOH 443 केल्विन पे, तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो पाती, नो रिएक्शन होती। क्लोरोबेंजीन वैसे रिएक्शन नहीं करता, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ना ही ये SN1 करेगा ना ही ये SN2 करेगा। ये रिएक्शन क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। इस NO2 ग्रुप के कारण जो रिएक्शन हो रही है वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, नॉट SN1 और SN2, दिस इज SNAR। इस रिएक्शंस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, इसे SNAR से लिखते हैं। तो दो स्टेप है, सबसे पहले तो एडिशन है जिसमें कि OH माइनस जो है वो OH माइनस इस कार्बन पे आकर ऐड हो जाएगा जहां पे Cl जुड़ा हुआ है। और ये क्यों ऐड हो सकता है? क्योंकि NO2 लगा हुआ है। NO2 का जो प्रेजेंस है ये इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कोई इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड उस पर आके रिएक्शन कर सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों ये इधर शिफ्ट हो गए। तो ये Cl एंड OH यहाँ पे आके जुड़ चुका है, ये नेगेटिव चार्ज है, और इधर NO2 है। NO2 का पूरा स्ट्रक्चर अगर ओपन करें तो ये O माइनस एंड N प्लस है। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? मतलब ये अभी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है नेगेटिव चार्ज, अब देख सकते हो कि अभी पाई बॉन्ड है नेक्स्ट पोजीशन पे, तो आप इसको आगे शिफ्ट कर सकते हो, तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगी, ये O माइनस है, Cl एंड OH यहाँ पे लगे हुए हैं दोनों। फिर अभी और भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं इसके। तो ये जो नेगेटिव चार्ज हमने बनाया था, इस नेगेटिव चार्ज को हम इस ऑक्सीजन पे ले आ सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है अगर तो वो ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड रह सकता है, तो ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकता है। वैसे अगर सिंपली बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाते तो फिर ऐसा कोई मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। फिर इसके बाद इस नेगेटिव चार्ज को फर्दर हम मूव करते हैं तो एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, NO2 है, डबल बॉन्ड है, और इधर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ClOH है। तो ये है टोटल सारे स्ट्रक्चर, इसमें एक दो और कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे, उसको हमने अभी नहीं लिखा है। तो ये स्टेप 1 हो गया, इसका एडिशन हो गया, OH यहाँ पर ऐड हो चुका है। और सेकेंड स्टेप जो है वो एलिमिनेशन है। अब आप किसी भी एक, जैसे मानो कि हम लास्ट वाला स्ट्रक्चर ले लेते हैं जहाँ पे कि ये डबल बॉन्ड ऐसा था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, Cl एंड OH यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस से बेंजीन, क्योंकि यहाँ पे ये स्लो स्टेप है, क्यों स्लो है? क्योंकि लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो गई है, तो कंपाउंड में एरोमेटिसिटी का लॉस हो चुका है, देयरफॉर दिस इज अ स्लो स्टेप, दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये एरोमेटिसिटी रीगेन करना चाहेगा, और रीगेन करने के लिए ये वापस से अपनी बेंजीन रिंग बनाएगा, और जब बेंजीन रिंग बनाएगा तो यहाँ से जो अच्छा लीविंग ग्रुप है जो Cl है वो यहाँ से डिपार्ट हो जाएगा, एंड डिपार्ट होने के बाद ये OH लगे, क्योंकि ये एसिडिक है और अपना मीडियम बेसिक है, OH माइनस मीडियम में रिएक्शन करवा रहे थे, जिसकी वजह से अभी ये O माइनस बन जाता है। तो हमने देखो यहाँ पे दो स्टेप्स लिया है एक्चुअली,
सबसे पहला स्टेप था NaOH के साथ रिएक्शन, उसके बाद फिर H+, फिर न्यूट्रलाइज कर देते हैं इसको, एसिड वर्कअप करते हैं, H+ ऐड करते हैं लास्ट स्टेप में, जिससे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH बन जाएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट। तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। सबसे पहला स्टेप है एडिशन, जिसमें कि OH- ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, और दूसरा स्टेप है एलिमिनेशन। आप नेगेटिव चार्ज को भी ऑब्जर्व करो कि नेगेटिव चार्ज कौन कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो ये नेगेटिव चार्ज सबसे पहले ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, फिर नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आ रहा है, और वापस से नेगेटिव चार्ज जो है ये ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये मेटा पोजीशन पे नहीं जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर मेटा पोजीशन पे नहीं जा रहा है तो अगर NO2 का प्रेजेंस फिर अगर मेटा पोजीशन पे है तो वो उसे स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। जैसे मानो कि यही रिएक्शन अगर ऐसा रहता, अगर जो रिएक्शन हमने लिखा है इधर Cl है, अगर NO2 प्रेजेंट भी है लेकिन अगर वो NO2 मेटा पोजीशन पे है तो सेम कंडीशंस के साथ ये क्या हो जाएगी, नो रिएक्शन हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि NO2 का एक तो प्रेजेंस जरूरी है, जब NO2 नहीं प्रेजेंट है तो भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, जब NO2 प्रेजेंट है लेकिन मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो NO2 चाहिए, लेकिन कौन से पोजीशन पे चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। और क्यों ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही प्रेजेंट है, और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अगर NO2 रहेगा तो उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है। तो ये रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई। तो 3 क्राइटेरियाज है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप हैलोजेंस प्रेजेंट है यहाँ पे। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, टिपिकली NO2। NO2 का प्रेजेंस या मतलब कोई मोस्टली NO2 ही प्रेजेंट रहेगा। NO2 अगर है तो फिर वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा। जितने ज्यादा NO2 प्रेजेंट रहेंगे उतनी ही फास्ट वहां पे रिएक्शन हो जाएगी। थर्ड है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शुड बी ऑर्थो और पैरा टू द लिविंग ग्रुप। अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नहीं है तो फिर वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखा है, ETO- के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, कौन सा Br यहाँ से रिमूव होगा, तो कौन सा Br, ये जो Br है इसके रेस्पेक्ट में NO2 मेटा पोजीशन पे है और इस Br के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे है। तो जो पैरा वाला Br है वो तो Br रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो मेटा वाला Br है ये रिमूव नहीं होगा, ये बन जाएगा OET। तो सिंपल सी चीज़ है कि NO2 का प्रेजेंस चाहिए, लेकिन कौन से पोजीशन पे चाहिए, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और एंड भी लिख सकते हो, दोनों रहे तो भी बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने रिएक्शन देखा, जब एक NO2 हमने पैरा पोजीशन पे लगाया हुआ था, 443 केल्विन पे रिएक्शन हो रही थी। 443 केल्विन का मतलब था कि 443 273 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा 170 डिग्री सेल्सियस। मतलब अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन हो जाती है और Cl की जगह पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया इससे। ठीक है, 2 NO2 जब हमने लगा दिया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दिए हैं, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी, और जब ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी तो फिर ये 368 केल्विन पे ही रिएक्शन हो रही है। 368 केल्विन बोले तो 95 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही ये रिएक्शन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि जो टेम्परेचर है वो एक टेम्परेचर जो है वो लगभग हाफ हो चुका है ना। पहले 170 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रिएक्शन थी, अब 170 का हाफ कर दें अगर तो लगभग 85 आ जाएगा। तो 95 85 के अराउंड इधर रिएक्शन आ चुकी है। Cl की जगह पे अब क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो ये याद रखने के लिए आप थोड़ा ऐसा ध्यान रख सकते हो कि डिग्री सेल्सियस में जो रिएक्शन है वो लगभग हाफ होती जाती है। वही एक और NO2 अगर लगा दें तो एक और NO2 को लगाने से अब वार्म करने पे ही रिएक्शन हो जाती है ना। मतलब 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड 30 डिग्री 40 डिग्री के अराउंड ही रिएक्शन हो जाती है। फिर से जो टेम्परेचर है वो लगभग हाफ हो चुका है। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड। वहीं लास्ट वाले रिएक्शन में अगर देखो तो कोई NO2 नहीं लगा हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, है ना। अगर रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो रिएक्शन नहीं होगी। 623 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है। 623 केल्विन जो है वो 350 डिग्री सेल्सियस है। अब आप टेम्परेचर को प्रॉपरली ऑब्जर्व करो, जब कोई NO2 प्रेजेंट नहीं रहता है तब रिएक्शन 350 डिग्री सेल्सियस पे होती है। एक NO2 जब आता है, एक NO2 के आने से लगभग हाफ हो गया, है ना। 170 का डबल कर दे 340 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा।
तो एक NO2 से लगभग हाफ हो गया, दो NO2 से फिर से हाफ हो गया, एक और NO2 लगाया तो फिर से जो डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर थी वो लगभग हाफ हो गई थी। तो रिएक्शन के टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में आसानी से याद रख सकते हैं। एंड साथ ही 300 एटमोस्फेयर पे रिएक्शन हो रही है। ये जो रिएक्शन था, ये रिएक्शन सबसे पहले डाउस कंपनी में सिंथेसाइज हुआ था, एंड देयरफॉर इस रिएक्शन को हम डाउस रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। फिनॉल बनाने के लिए एक प्रोसेस है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ 350 डिग्री सेल्सियस एंड 300 एटमोस्फेयर पे करवा दें तो रिएक्शन डाउस रिएक्शन हो जाएगी, फिनॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। पुराना एक क्वेश्चन ले गया हमने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजीली। सब में देख सकते हो कि अराइल हैलाइड ही दिया हुआ है, लेकिन NO2 का प्रेजेंस देखो, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, एंड देयरफॉर ये रिएक्शन सबसे फास्ट हो जाएगी। इसमें तो CH3 लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। रिएक्शन में फास्ट करवाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहना चाहिए, वो भी ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे। तो ये है सिंपल सा आंसर इसका। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो अगर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी की बात करें, हालांकि यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन और इन दोनों का कंपैरिजन अलग अलग हम देखते हैं। इन दोनों में से अगर हम देखें तो 1 और 2 में 2 जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन 1, क्योंकि यहाँ पे NO2 ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो 2 ज़्यादा रिएक्टिव है 1 से, 2 ज़्यादा रिएक्टिव है 1 से। यहाँ पे तो 2 कम रिएक्टिव दिया हुआ है, यहाँ पे भी कम रिएक्टिव दिया हुआ है। 3 और 4 में अगर हम कंपेयर करें तो 3 और 4 में अभी इसने कुछ ऐसा बताया नहीं है कि SN1 रिएक्शन की बात कर रहा है या फिर SN2 रिएक्शन की बात कर रहा है। तो हम थोड़ा और इसको अगर ऑब्जर्व करें तो इसने सबसे ज़्यादा A और C अभी हमें कंपेयर करने को बचा हुआ है। तो 1 जो है, 1 तो एक्चुअली रिएक्टिव है ही नहीं। अगर आप सोचो तो 1 ना ही SN1 रिएक्शन करेगा और ना ही SN2 रिएक्शन करेगा। ये तो SNAR कर लेता है फास्ट। तो 1 जो है वो सबसे पीछे रहना चाहिए, एंड देयरफॉर A जो है ये करेक्ट चॉइस हो जाएगी रिएक्शन। मतलब ये थर्ड रिएक्शन SN1 रिएक्शन के थ्रू जा रहा है, जाना चाहता है, ऐसा हम यहाँ से मतलब थोड़ा ऑप्शंस के साथ जाना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि क्वेश्चन में इतनी क्लैरिटी नहीं है तो अपने पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। बाकी हमने कुछ JEE मेंस के क्वेश्चन ले रखे हैं, यहाँ पे सब चीज़ों को कंपेयर करना है। मतलब करेक्ट ऑर्डर रिएक्टिविटी का SN2 है, SN1 है, फिर इलेक्ट्रोफिलिक EAS है और NAS भी है। EAS हम देखेंगे अभी एक बार और, लेकिन SN2 को अगर हम देखें तो SN2 में ये तो करेक्ट ऑर्डर है क्योंकि इसमें रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। SN1 में अगर हम देखें तो ये बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक ज़्यादा स्टेबल होगा, एंड देयरफॉर ये भी सही है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे NO2 लगा हुआ है। NO2 जो है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये इसके रेस्पेक्ट में फास्टर रिएक्शन करेगा, तो ये भी सही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो BR, अब जब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन की बात आएगी तो NO2 लगा हुआ है और ये इस रिएक्शन की को NO2 का प्रेजेंस न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में फास्ट करता है। तो ये जो है ये एक गलत स्टेटमेंट है, मतलब ये गलत कंपैरिजन है। यहाँ पे देख सकते हो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अटैक करने को आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो बेंजीन रिंग पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो ये फास्टर रिएक्शन करेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करने के लिए आ रहा है, E+ आ रहा है, तो वो अगर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज रिएक्शन कम करेगा, तो ये स्लो कर रहा है। तो A, B एंड C करेक्ट चॉइस हो जाएगी, A, B एंड C ओनली। 23 का क्वेश्चन है, अगेन NaOH के साथ रिएक्टिविटी बतानी है। NAS रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। जल्दी फटाफट आप ऑर्डर देख लो कौन सा सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे NO2 कनेक्टेड है, 3 NO2 जुड़ा हुआ है, तो D सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। D के बाद B करना चाहिए क्योंकि B में एक NO2 लगा हुआ है, तो D के बाद B है, तो ये करेक्ट चॉइस है। C सबसे स्लो रिएक्शन करेगा क्योंकि OMe जो है ये कैसा ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है थ्रू रेजोनेंस, एंड देयरफॉर ये रिएक्शन को स्लो बना देगा। अगेन NO2 है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कभी भी अपने एग्जाम में। हमें कंपेयर करना है कौन सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, तो 4th सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, देन 3, देन 2, देन 1। तो D जो है ये करेक्ट चॉइस हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन के लिए। अब हम कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एरो, दो तरह की रिएक्शंस यहाँ पे होती हैं, एक तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन है और दूसरा कैसा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन में अगर हम देखें
तो जो हेलोजेंस हैं, अब EAS की जो 5 रिएक्शन है वही है यहाँ पे। हेलोजिनेशन है, हेलोजन के साथ AlCl3 या फिर FeBr3 जो भी वो रिएक्शंस हैं। नाइट्रेशन रिएक्शन HNO3 H2SO4 के साथ, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन। यही 5 रिएक्शन सभी जगह पे EAS में हमें पढ़ना है। क्लोरोबेंजीन का इफेक्ट कैसा रहता है अगर हम ये देखें तो क्लोरोबेंजीन जो है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग रहती है। जो इंडक्टिव इफेक्ट है दिस इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस, क्योंकि ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना, +R शो कर रहा है एंड -I इफेक्ट शो कर रहा है। बट यहाँ पे जो इंडक्टिव है ये ज़्यादा स्ट्रांग रहता है देन रेजोनेंस। और क्यों ज़्यादा स्ट्रांग रहता है? क्योंकि जो रेजोनेंस है उसमें एक कार्बन का 2p इन्वॉल्व है और क्लोरीन का 3p इन्वॉल्व है, जिसमें बेटर ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। और अगर बेटर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो वीक पाई बॉन्ड बनता है, और इसकी वजह से क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा शो, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट कर रही है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो फिर ये कैसा ग्रुप हो जाएगा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है, स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग रहता है। लेकिन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस का थोड़ा इफेक्ट है, तो नेगेटिव चार्ज कौन कौन से पोजीशन पे है? एक ऑर्थो पोजीशन पे है और एक पैरा पोजीशन पे है। देयरफॉर ये डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन कैसा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मतलब जो रिएक्शंस जब कराएंगे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन के, तो रिएक्शन किस जगह पे होगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे रिएक्शंस होंगे। एनसीईआरटी की रिएक्शंस हमने ले रखी हैं सीधे सीधे। हेलोजिनेशन जैसे Cl2 और AlCl3 FeCl3 के साथ किया तो 2 प्रोडक्ट बन रहा है। आप ऑर्थो पे लगाओगे एंड पैरा पे लगाओगे। ऑर्थो और पैरा में से मेजर कौन सा होगा? जो पैरा होगा ये मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। फिर नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में HNO3 H2SO4 यूज करते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट। अगेन ऑर्थो एंड पैरा पे रिएक्शन हो रही है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है? पैरा प्रोडक्ट मेजर बन रहा है। सल्फोनेशन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ऑर्थो एंड पैरा पे अगेन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सल्फोनिक एसिड SO3H। मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा? पैरा वाला जो है ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, तो एल्काइलेशन में हम अगेन एल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ऑर्थो एंड पैरा पे CH3 जुड़ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो गया? पैरा वाला। एंड असाइलेशन में हम एसिड क्लोराइड के साथ AlCl3 यूज कर रहे हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट बन रहा है एंड मेजर प्रोडक्ट अगेन पैरा वाला हो जाएगा। सिंपल सा रिएक्शन है, फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन है और इसका असाइलेशन कर रहे हैं, तो ऑर्थो एंड पैरा पे प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट पैरा वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो COCH3 यहाँ पे लग गया। मेटा पे बनाया हुआ है तो नहीं बनेगा, मेटा पे बनाया हुआ है, ऑर्थो और मेटा पे बनाया हुआ है तो ये सब नहीं बनेंगे। एक और 23 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट बोला है, तो सबसे पहले तो ये बन रहा है यहाँ पे, ऑर्थो और पैरा दोनों बनते हैं। अभी हम चलो आगे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो Cl 623 केल्विन में रिएक्शन हो रही है तो ये तो सही है। KOH के साथ रिएक्शन हो रही है, एक्वस KOH के साथ, तो सही है, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे भी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन हो रही है। अब अल्कोहलिक KOH है और यहाँ पे OH बनाया हुआ है, तो ये SN2 रिएक्शन के जैसी रिएक्शन है। इसमें थोड़ा सा इसमें एक्चुअली इसके साथ जो नियोपेंटाइल हैलाइड है, नियोपेंटाइल हैलाइड के साथ SN2 रिएक्शंस बहुत ही कम होते हैं। एक बार हम इनके ऑप्शंस के थ्रू भी देख लेते हैं। मतलब 42 जो क्वेश्चन है, D ऑप्शन है इसमें। तो यही है कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन रहा है तो इसलिए इसने इसको ले लिया है, लेकिन नियोपेंटाइल हैलाइड के साथ ऐसी SN2 रिएक्शंस बहुत ही कम होगी एंड देयरफॉर डी जो है वो यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा A और D में क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन हमें ऐसे ही सोचना है। यहाँ पे रिएक्शंस विथ मेटल्स पे आते हैं। 2 रिएक्शंस हैं, एक तो फिटिग रिएक्शन है, जैसे वुड्स रिएक्शन थी। वुड्स रिएक्शन 2 एल्काइल हैलाइड को कंबाइन कर रही थी, 2 एल्काइल हैलाइड में जो कार्बन का ग्रुप चेन थी उसको कंबाइन कर रहा था। फिटिग रिएक्शन किसके साथ होती है? अराइल हैलाइड्स के साथ। अराइल हैलाइड्स को हम कंबाइन करते हैं, 2 अराइल हैलाइड, जैसे यहाँ पे रिएक्शन होगी तो ये 2 अराइल हैलाइड्स आपस में जुड़ जाएंगे, ये बाइफिनाइल बना लेंगे। तो दिस इज अ फिटिग रिएक्शन। और वुड्स फिटिग रिएक्शन में एक वुड्स मतलब जो एल्काइल हैलाइड है और एक अराइल हैलाइड का कंपोनेंट ले रहे हैं, तो यहाँ से ये NX निकल जाएगा और एक अराइल हैलाइड और एक एल्काइल हैलाइड जुड़ जाएगा, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन। और ये लास्ट क्वेश्चन, हमें ये लिस्ट मैच करनी है जिसमें कि कौन कौन से रिएक्शन है। तो ये फर्स्ट वाली रिएक्शन कैसी है?
एक एराइल हैलाइड है और एक एल्काइल हैलाइड है, तो ये वुड्स फिटिक रिएक्शन है, तो ए के साथ 2 मैच हो रहा है, ए के साथ 2 है एंड ए के साथ 2 है। बी में अगर देखो तो Cl Na, अब ये जो है दिस इज फिटिक रिएक्शन क्योंकि दो एराइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन हो रही है, तो बी इज 1, तो बी 1 है यहाँ पे और यहाँ पे भी। सी में अगर देखें तो N2 प्लस के साथ Cu2Cl2 लिया हुआ है, सैंडमेयर रिएक्शन है, सी जो है वो सैंडमेयर रिएक्शन है और डी फिंकल्स्टन रिएक्शन, तो सी के साथ 4 मैच हो रहा है, सॉरी सी के साथ सैंडमेयर रिएक्शन 4th मैच हो रहा है एंड डी के साथ, डी जो है ये फिंकल्स्टन रिएक्शन है तो ये 3 के साथ मैच हो जाएगी एंड देयरफॉर डी जो है ये करेक्ट चॉइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस हमने पूरी थ्योरी एक बार कवर कर ली है। आप होपफुली आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और तो 43 क्वेश्चन से लगभग पूरा कवरेज हो चुका है। आप एक बार अच्छे से देख लो और रिवाइज कर लो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू।